अस्सलाम वालेकुम। हम लोग का जो अपना आउटलाइन है ना उसके मुताबिक लाइन वाइज सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो यहाँ पर डिज़ाइन एंड एल्गोरिदम एनालिसिस में एल्गोरिदम के मैंने एक लेक्चर पहले से अपलोड कर दी है जिसके अंदर इसकी तकरीबन प्रॉपर्टी और हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ था। तो अभी कुछ चीज़ें इसमें रहती थी तो मैंने कहा कि पहले वो कवर करा दें, फिर हम उसके नेक्स्ट स्टेप्स पर जाते जाए। अब हम लाइन वाइज सारा करते जाएंगे। पहला हमारे पास है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज नॉन एज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम कहते किसे थे? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स को कहते थे। अब एल्गोरिदम के कंपोनेंट्स होते हैं कुछ। जब भी आप एल्गोरिदम कोई ना कोई लिखेंगे उसमें आपको कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। सबसे पहले आता है वेरिएबल आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डाटा टाइप आती है एंड फर्दर स्टेटमेंट। वेरिएबल क्या होता है? स्पेसिफिक लोकेशन होती है कंप्यूटर मेमोरी में जो कि कोई ना कोई वैल्यू को स्टोर करी होती है। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास डाटा टाइप होती है वो क्या होती है? वो किसी भी डाटा का एट्रीब्यूट होती है, यानी वो ये बता रही होती है डाटा किस टाइप का है, इधर न्यूमेरिक फॉर्म में है, इधर वो करेक्टर फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में होता है। और उसी के अकॉर्डिंग फिर कंप्यूटर को ये बताता है इस पर कौन से ऑपरेशन अप्लाई होंगे और किस तरह इसे इस्तेमाल करना है। एंड फाइनली हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है वो लाइन ऑफ कोड होती है। एल्गोरिदम में स्टेटमेंट किस चीज़ को कहते हैं? किसी भी लाइन ऑफ कोड में। तो जहाँ पर भी स्टेटमेंट का वर्ड यूज़ होगा इसका क्या मतलब है कि लाइन ऑफ कोड की बात की जा रही है। प्रॉपर्टीज़ मैंने पिछली वीडियोस में बताई थी डिटेल से। यहाँ पर मैंने सिर्फ उनके नाम लिखे कि फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है, करेक्ट होनी चाहिए, कोई एम्बिगिटी नहीं उसमें होनी चाहिए, टर्मिनेट लाजमी होनी चाहिए क्योंकि टर्मिनेट नहीं होगी वो लूप जो उनसे है वो बनते जाएंगे इनफाइनाइट से। उसके बाद ये कि कंटेन करने चाहिए कंक्रीट स्टेप। कंक्रीट से मुराद क्या था कि सीक्वेंस वाइज स्टेप चलने चाहिए उनके अंदर ना, ठीक है। पहले एक चला फिर दूसरा, ये नहीं कि ऊपर नीचे वो चल रहे हैं। उसके बाद ये है कि हम एल्गोरिदम को किस किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट के हम अपनी नेचुरल लैंग्वेज में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, येस वी कैन। फिर सूडो कोड, फिर फ्लो चार्ट और फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन सबसे आप फेमिलियर हैं लेकिन हम दोबारा इन्हें पढ़ेंगे एक दफ़ा। अब हमने ये देखा कि हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं एल्गोरिदम को। तो ये देख लेते हैं कि मैयर कैसे कर सकते हैं परफॉर्मेंस को। तो किसी भी एल्गोरिदम को एनालाइज करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, स्पेस कम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कम्प्लेक्सिटी। अब स्पेस कम्प्लेक्सिटी में क्या हमने पढ़ा था कि ये वो अमाउंट ऑफ स्पेस होती है जिस दौरान हमारा जो पूरा प्रोग्राम है ना वो एग्जीक्यूट होता है। और टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या थी? टाइम कम्प्लेक्सिटी वो टाइम था जिसके अंदर हमारा पूरा प्रोग्राम रन होता था, ठीक है। स्पेस वो थी कि जितनी स्पेस लेती थी टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन पे, और टाइम कम्प्लेक्सिटी जितना टाइम वो प्रोग्राम ले रहा है। अब जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है ना इसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, यानी कि कुछ तरह के कैटेगराइज इसे किया गया है कि ये किस किस किस्म की स्पेस ले रही होती है। इंस्ट्रक्शन स्पेस, डाटा स्पेस और इन्वायरमेंट स्पेस। इंस्ट्रक्शन स्पेस में ये है कि जितनी भी लाइन्स ऑफ कोड वो जो एग्जीक्यूट होनी है, जैसे कि अब कमेंट देखें तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। तो हमने हमारे पास यहाँ पर सिर्फ वो वाली लाइन्स स्पेस लेंगी जो एग्जीक्यूट होनी है। इसके अलावा डाटा स्पेस वो यानी कि जैसे जो हमने वेरिएबल्स लिखे हैं वो वेरिएबल स्टोर्स कहाँ पे जाके हो रहे हैं, जो कांस्टेंट है वो स्टोर कहाँ जाके हो रहे हैं, वो फिर होते हैं हमारे पास यहाँ डाटा स्पेस में जाके, ठीक है। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट स्पेस। अब इन्वायरमेंट स्पेस क्या होता है कि इन्वायरमेंट ने जिन फंक्शंस को सस्पेंड किया होता है, यानी जो फंक्शन हमारे रुके हुए होते हैं किसी दूसरे फंक्शन की वजह से, उनको अगेन जब चलाना है तो उसने देखना है कि कब हमने दोबारा चलना है, स्टार्ट होना है। यानी अगर एक को कहते हैं ना कि इफ़ दिस स्टेटमेंट देन दैट, हो सकता है हमने कहा होगा अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की कंडीशन सही नहीं आती ना तो पहले दूसरी को चलाओ फिर फर्स्ट वाली को चलाओ, तो वो फर्स्ट वाली दोबारा कब चलेगी वो चीज़ वो जो है ना वो मेजर करती है। अब जो स्पेस वाली कम्प्लेक्सिटी है इसकी दो टाइप्स आएंगे, कांस्टेंट स्पेस और लीनियर स्पेस। कांस्टेंट स्पेस में यानी कि एक ही हमारे पास वेरिएबल होता है, वही उसमें जो भी आप वैल्यू दोगे आपको कांस्टेंट ही वो आंसर देगा, ठीक है। तो जो लीनियर स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसमें यह है कि हमारे पास जैसे जैसे हम अपने वेरिएबल की इंक्रीज़ करते जाएंगे ना वैल्यू, वैसे वैसे हमारे पास स्पेस यहाँ पर चेंज होती जाएगी। लाइक से कि यहाँ पर हमारे पास एक अरे है जिसमें हमने कहा है कि n नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं। अब n नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जितने भी, अब मेरे पास 10 वेरिएबल होंगे तो मेरे पास 10 सेकेंड लगेंगे, लेकिन अगर मेरे पास 100 वेरिएबल्स हैं तो 100 सेकेंड्स लगेंगे ना इन सारी लाइन्स को क्या कहते हैं रन करते हुए, क्योंकि ओवरऑल हमने फिर जब इसको कैलकुलेट करना है तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। तो लीनियर का मतलब ये है कि वेरिएबल के साइज़ के साथ साथ लीनियरली स्पेस जो है वो इंक्रीज़ होती है, लीनियरली इंक्रीज़ होती है। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ समझने वाली। लीनियर इंक्रीज़ का मतलब कि 1 by 1 इंक्रीमेंट उसमें होता जाता है कि पहले जी एक था, फिर सेकंड आ गया, फिर थर्ड आ गया, तो इस तरह लाइन वाइज उसमें इंक्रीमेंट होता रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने स्पेस कम्प्लेक्सिटी की टाइप्स पढ़ी है, टाइम कम्प्लेक्सिटी की भी है, कांस्टेंट टाइम और लीनियर टाइम। कांस्टेंट टाइम में ये होगा कि
हम जो मर्ज़ी ए की वैल्यू यहाँ पर दें, ठीक है, उसने वो उतने ही टाइम में प्रिंट करवानी है जितना वो फर्स्ट वाले, यानी अगर मैं 2 को यहाँ पर एंटर करवाती हूँ तो 1 सेकंड लगा 2 को प्रिंट करवाने में। इसी तरह अगर मैं ए की वैल्यू 5 रखूँगी तब भी उसे उतना ही टाइम लगेगा जितना उसे 2 प्रिंट करवाने में टाइम लगा था, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट टाइम है। और लीनियर टाइम लाइकवाइज जैसे अभी हमने पीछे बात की है कि हमारे वेरिएबल्स के साथ साथ चेंज होता रहेगा। तो जैसे जैसे हमारे एल्गोरिदम्स बढ़ते जाएंगे वो चेंज होता जाएगा। जैसे अगर एक पूरा लूप है ना, अगर एक पूरा लूप है तो उस पूरे लूप में क्या होगा कि एन टाइम हमारे पास इंटरनल स्टेटमेंट चलती हैं और हेडर उससे एक दफ़ा ज़्यादा चलता है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, मैंने जो एल्गोरिदम्स आपको पहले करवाए हैं उनमें ये सारी चीज़ें क्लियर की हैं। क्योंकि ये चीज़ें रिपीट करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हमने जो आगे अब आगे वो करने हैं एल्गोरिदम्स करने हैं, जो भी हमने आगे ग्रीडी एल्गोरिदम और इस तरह के पढ़ने हैं ना, उनमें ये सारी चीज़ें आपको हेल्प देंगी। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बाद है सूडो कोड। अब यहाँ पर ना हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ एल्गोरिदम्स पढ़ने जा रहे हैं। हमने एक्सप्रेशन में ये पढ़ा ना कि हम किस किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने एल्गोरिदम को यूजिंग सूडो कोड, यूजिंग फ्लो चार्ट वगैरह सारा कुछ। तो वो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इस वजह से इसे भी एक्सप्लेन किया और लेंथ इसकी क्रिएट इतनी कर दी है कि लेंथ लिखा जा सके। सूडो कोड क्या है हमारे पास, बेसिकली हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोग्राम है, ठीक है। हाई लेवल यानी हम अपनी आम नॉर्मल लैंग्वेज इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में इसको लिख लेते हैं, ठीक है। और ये यूज़ इसलिए होता है कि डिज़ाइन कर सकें हमारे प्रोग्राम को। जब भी हमने कोई प्रोग्राम लिखना होता है तो हम प्रोग्राम डायरेक्टली नहीं लिखते, पहले उसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर साइड पर बना लेते हैं। तो ये चीज़ किस में आती है, सूडो कोड में आती है। इट इज़ आल्सो नोन एज प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज, ठीक है। हमने प्रोग्राम डिज़ाइनिंग पढ़नी है ना, तो उसके अंदर क्या आ रही है कि ये सूडो कोड वाली लैंग्वेज ही आएगी। हमने स्टार्ट में जो सा किया था, क्या नाम है उसका, फर्स्ट सेमेस्टर में आईसीटी में पढ़ा था, तब हमने लैरप के ऊपर काम किया था। वो यही चीज़ थी कि हम प्रोग्राम को डिज़ाइन करना सीख रहे थे उस वक्त। अब लॉजिकल स्ट्रक्चर इसमें कुछ यूज़ होते हैं, एक है सीक्वेंस, एक है सिलेक्शन और एक इटरेशन। सीक्वेंस में क्या होता है, सारे सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो सीक्वेंस वाइज शो होते हैं। अब ये फ्लो चार्ट एक बनाया और दूसरी तरफ मैंने सूडो कोड लिखा है। ये स्टेटमेंट यानी कोई भी लाइन्स हो सकती हैं, सेट ऑफ लाइन्स हो सकती हैं, 1 से लेके n नंबर्स तक हो सकती हैं, लेकिन टर्मिनेशन मस्ट है। उसके बाद सिलेक्शन जो सी है उसको हम डिसीजन लॉजिक भी कह सकते हैं। इसमें हम हमारी जो कंडीशन है या तो वो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अगर ट्रू होती है तो एक जगह जाती है, फॉल्स होती है तो दूसरी जगह। तो ये हमारे पास इफ़ एल्स इफ़, या फिर ऐसे भी हो सकता है बाज़ सूरतों में कि अगर ट्रू होती है तो एक स्टेटमेंट पर जाए और अगर फॉल्स हो तो टर्मिनेट कर जाए। तो ये भी क्या है हमारी सिलेक्शन में। और आइट्रेशन का हमें पता है, आइट्रेशन लूप्स क्रिएट करती है, जैसे वाइल लूप होता है, रिपीट एंटिल फोर और डू वाइल होते हैं। तो डू वाइल आई थिंक ये रिपीट एंटिल वाला आता है, ठीक है, पार्ट। तो इनके भी आपके सामने ये फ्लो चार्ट भी लिखे हैं और इनकी कंडीशंस भी लिख दी हैं। अब ये जो हमने सूडो कोड अभी पढ़ा, इसे लिखने के कुछ रूल्स हैं। तो जैसे हमारे एल्गोरिदम्स के कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वही उसके रूल थे, जैसे कि वो लिमिटाइज होना चाहिए, अनएम्बिगियस होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होनी चाहिए उसमें। वैसे ही सूडो कोड में भी हैं। तो सूडो कोड में सबसे पहली जो आती है वो आती है कि आपके पास जो हर लाइन पर ना एक ही स्टेटमेंट होनी चाहिए, यानी पर लाइन 1 स्टेटमेंट जो है ना वो कैरी करनी चाहिए। सेकंड नंबर पर हमारे पास है कि जो भी कीवर्ड है ना उसको कैपिटलाइज करना चाहिए। तो हमारे पास जो एल्गोरिदम्स थे उसमें हमने देखा था कि हम लोग सिंपल एल्गोरिदम लिख रहे थे, उसमें कोई भी चीज़ वो कैपिटलाइज या ऐसे नहीं था। वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। तो लेकिन सूडो कोड में वो क्या कहते हैं, ये हमें वो स्पेसिफाई करते हैं कि कीवर्ड आपके क्या होने चाहिए, कैपिटलाइज होने चाहिए। लैरप पे जो क्वेश्चंस हम करते थे उनमें कैपिटल वर्ड्स यूज़ करते थे ज़्यादा, लेकिन अगर कीवर्ड्स को छोटा लिखते थे ना तो क्या होता था कि एरर आता था। उसके बाद थर्ड, जिस तरह हम लोग एल्गोरिदम में करते हैं कि आइडेंटेशन लिखी है, आइडेंटेशन से मुराद ये, जैसे हमारे पास अगर ये कहीं पर हमने फोर लूप लिखा है ना, ठीक है, तो फोर लूप जहाँ पर भी लिखा है उसकी इनर स्टेटमेंट, क्योंकि ब्रैकेट्स तो आती नहीं है एल्गोरिदम में, तो इनर स्टेटमेंट्स जो सी हैं वो थोड़ी सी हमें आगे करके लिखनी पड़ती हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये इतनी सी जो आइडेंटेशन है, इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने एक दफ़ा फिर सूडो कोड के लिए एक्सप्लेन कर दिया कि सूडो कोड में भी ये चीज़ आती है। वहाँ पर भी जब हमने कोई काम परफॉर्म करना होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया था कि कंडीशन जब लिखी थी, कंडीशन के बाद जो सीक्वेंस था या जो स्टेटमेंट आनी थी उसके लिए मैंने आइडेंटिशन का यूज़ किया था। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट इस लूप के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तो ये चीज़ क्या है, ये आइडेंटिशन है और ये हमें परफॉर्म करनी होती है।